नमस्कार, मैं हूं अपर्णा और आप देख रहे हैं गांव के लोग यूट्यूब चैनल। आमने सामने की आज के इस सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे आलोचक सुरेंद्र प्रताप जी से। सुरेंद्र प्रताप जी ने लगातार 35-38 वर्षों तक हिंदी साहित्य का अध्यापन किया। 2013 में विद्यापीठ से विभागाध्यक्ष पद से रिटायर हुए और फिलहाल अपनी पढ़ाई लिखाई में मशगूल हैं। सुरेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले हमें आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आपका बचपन कैसे बीता और कहाँ बीता। मेरा बचपन 4-5 दर्जे तक तो गांव में बीता। गांव के बाद हम आ गए बनारस। तब से पीएचडी तक मैं बनारस में ही पढ़ा और 1 साल बीएचयू में पढ़ाया। उसके बाद मैं दिल्ली गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में। उसमें 2 दिन रहा, फिर मैं वापस आ गया और तब से मैं लगातार विद्यापीठ में मैंने पढ़ाया। अब वहाँ से मैं रिटायर हूँ। अच्छा। और व्यक्तिगत लिखना पढ़ना हो रहा है। अच्छा, काम हो रहा है। अच्छा, तो अभी आप की कौन कौन सी किताबें आ चुकी हैं और अभी किस किताब पर काम चल रहा है? शुरू में तो मेरी मुक्तिबोध पर किताब आई, मुक्तिबोध विचारक कवियों कथाकार, दिल्ली से छपी पुस्तक। फिर उसके बाद मेरी एक किताब आई कविता का द्वंद्व। अच्छा। कविता के द्वंद्व के बाद एक किताब 60 के बाद के हिंदी उपन्यास, एक 60 हिंदी कहानियाँ, और एक कविता संग्रह आया था करीब 78 में, काली लड़की। अच्छा। और उसके बाद मैंने 2-3 किताबों को एडिट किया। फिलहाल हम समानांतर 2 उपन्यास लगभग मैंने ख़त्म किया है। अच्छा, कब तक आने की उम्मीद है? अब मैं उम्मीद करता हूँ कि अब छपने में जितना समय लगे बाहर। अच्छा, आप समाजवादी आंदोलन से भी जुड़े रहे, तो उस विचारधारा से आप कैसे प्रभावित हुए, किसके द्वारा वहाँ तक पहुँचे, कब पहुँचे, ये भी ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल पास करके गए थे, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स था। उसी समय काशी विद्यापीठ में राम मनोहर लोहिया आए हुए थे, एक छोटा सा सम्मेलन था। कौन से सन की बात है ये? ये 1966 की बात है। अच्छा। और उसी समय मुलाकात हो गई काशी विद्यापीठ में, और लोहिया जी के बारे में अखबारों में हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे, तो उनसे प्रभावित हुए। और उस समय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा माहौल था, पढ़ाई लिखाई का काफ़ी कुछ माहौल था, तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा विदेशी चीज़ों को पढ़ना शुरू कर दिया था। और लोहिया के बाद फिर समाजवाद क्या होता है, गांधीवाद क्या होता है, वहीं से इस तरह रुझान आई। और उसके बाद हम लोग उसको पढ़ते रहे। उसमें समाजवादी आंदोलन में हम लोग पूरी तरह से सक्रिय थे। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सारे आंदोलन में हम लोग थे। फिर मजदूर किसान आंदोलन से भी जुड़े थे। अच्छा। और मुझे उसी समय लगा कि कोई सामाजिक परिवर्तन तभी संभव है जब छात्र, किसान, मजदूर की में एकता हो, उनकी मिलीजुली ताकत हो, तो हम शायद कुछ कर पाएँ। तो ये समाजवादी आंदोलन से जब आप जुड़े तो आपका विज़न का विकास किस तरीके से हुआ? समाजवादी पार्टी उन दिनों गैर कांग्रेसवाद के दौर से गुजर रही थी। अच्छा। राम मनोहर लोहिया काफ़ी एक्शन में थे, खास तौर से उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और उन्होंने गैर कांग्रेस का सिद्धांत दिया और उस पर तमाम आंदोलन चले। 6.25 एकड़ ये लगान माफ़ी के आंदोलन से लेकर किसान जोत का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, किसानों के ऋण माफ़ी का आंदोलन। तो वो एक ऐसा दौर था जिससे हम लोग बहुत प्रभावित हुए। उसमें तमाम समाजवादी नेता थे, मधुरमय थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, कर्पूरी ठाकुर थे, राजनारायण थे। तो उनके साथ संगत में हमें काफ़ी कुछ मिला और उसी में फुटकर हम लोग पढ़ते रहे समाजवाद के बारे में, लोहिया के बारे में, आचार्य नरेंद्र देव के बारे में, थोड़ा गांधीवाद के बारे में। और उन्हीं दिनों हम लोग थोड़ा मार्क्सवाद को भी थोड़ा जानने समझने की कोशिश किए, पढ़ते रहे। तो बनारस यूनिवर्सिटी का इस तरह का एक माहौल था।
तो उस माहौल में हम एक लंबे समय तक समाजवादी आंदोलन से जुड़े रहे और हम उसमें धरना प्रदर्शन में जाते रहे, जेल जाते रहे। तो इस तरह एक लंबा सफ़र तय हुआ। आपके समय तो इस तरीके के बहुत सारे आंदोलन चले जिससे जो पढ़ने वाले थे उनका बहुत मानसिक विकास हुआ, चेतना बहुत जागृत हुई। लेकिन आज के समय में इस तरीके की चीज़ें यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ नहीं दिखाई देती हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, उसका एक कारण है, अंग्रेजी का एक शब्द मैं नहीं कहना चाहता था, डी आइडलाइज्ड। ये विचारधारा शून्य हो गया ये समाज। आज विद्यार्थियों में कोई प्रतिबद्धता नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है और कोई इस तरह का आंदोलन नहीं चल रहा है कि छात्रों या युवाओं को आकर्षित कर सके। जो आज का माहौल है, राजनीतिक माहौल है, वो एक ख़ास तरह का माहौल है, इसमें विचारधारा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं अभी आचार्य नरेंद्र देव को ठीक से पढ़ रहा हूँ, अभी भी उनकी दिल्ली से 8 खंड में रचनावली आई है, तो उन्होंने बहुत ही विस्तार से समाजवाद के बारे में चर्चा की है। वो चर्चा आज नहीं है और आज एक ख़ास प्रकार का माहौल बना हुआ है समाज में, ख़ास प्रकार का राइट रिएक्शन का माहौल है। तो विद्यार्थियों में उसका कोई प्रभाव नहीं जा पा रहा है, उनको कोई अपनी ओर प्रेरित नहीं कर पा रहा है, कोई ऐसी विचारधारा नहीं है। तो इसके लिए कोई ऐसा उपाय है कि भविष्य में इस तरीके की चीज़ें जो अभी हो रही हैं वो कम हो पाएँ? उसका कारण ये है कि तात्कालिक समस्याओं पर, सामाजिक समस्याओं पर, जो हमारे यहाँ जैसे कि जात पात है, इसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं, इसी जात पात वो भयानक है हमारे यहाँ। बहुत विभेद है अगड़ा का, पिछड़ा का। इस विभेद को राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र ने मिटाने की बहुत कोशिश की थी और इसीलिए उन लोगों ने बार कई सम्मेलन किए, जात तोड़ो और छोटी बड़ी दलित और अल्पसंख्यक लोगों को मिला के वो एक समरस समाज बनाना चाहते थे। और उनका कहना था कि जब तक समरस समाज नहीं बनेगा, समाज में किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। जो ये समाजवादी प्रभाव है, उस समाजवादी प्रभाव ने समाज, साहित्य और संस्कृति की व्याख्या किस तरीके से की? देखिए, आचार्य नरेंद्र देव ने संस्कृति की बहुत विशद व्याख्या की और उन्होंने कहा कि हमको अपनी संस्कृति जाननी चाहिए। जैसे आज का जो पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति नहीं जानती और ये जो ग्लोबल इंडिया है, और मैं मानता हूँ कि ये जो अमेरिकी पूंजीवाद है जो हमारे देश पर छाया हुआ है, वो बहुत बड़ा कारण है और बाधक है नई पीढ़ी के लिए। वो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने हेरिटेज को वो भूल रहे हैं और उनके ऊपर चाहे साहित्य हो, संस्कृति हो, फैशन हो, डिज़ाइनिंग हो, म्यूज़िक हो, वो पश्चिम पूरी तरह से छाया हुआ है। तो पश्चिम का इतना गहरा प्रभाव नई पीढ़ी पर है कि वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से पूरा कटते चले जा रहे हैं। और आज जो संस्कृति की परिभाषा हो रही है इस भाजपा सरकार में, वो दूसरे तरह की है। वो हिंदू संस्कृति की बात है, कट्टरपंथी संस्कृति की बात है। हमारे यहाँ इस तरह की कट्टरता कभी थी नहीं भारतीय समाज में। प्राचीन काल से ही देखें तो एक बहुत ही उन्मुक्त समाज था, स्वच्छंद समाज था, वो आज नहीं है। आपने लगातार 35-38 वर्षों तक विश्वविद्यालय में पढ़ाया, हिंदी साहित्य पढ़ाया, तो आप जब पढ़ाते थे तो एक अध्यापक के रूप में आप समाजवादी मूल्यों का समावेश अपने अध्यापन में किस प्रकार करते थे? मैं जैसे कि कविताएं पढ़ाता था तो कविताओं की व्याख्या नए ढंग से करने की कोशिश करता था। अच्छा। जैसे कि निराला को पढ़ाते समय ये बताते थे कि यह सिर्फ राम रावण का युद्ध नहीं है, अन्याय के खिलाफ प्रतिकार का संघर्ष है। तो उसको हम नए ढंग से बताने की कोशिश उनको करते थे। और ये मेरा मानना है कि कोई साहित्य,
बिना विचारधारा की प्रतिबद्धता के शायद बेहतर नहीं लिखा जा सकता है। उसमें प्रतिबद्धता और भी वैचारिक प्रतिबद्धता जरूरी है, उसका लोप हो रहा है। आज विचारधारा खत्म हो रही है, डिजाइडलाइज्ड हो गई है और नई पीढ़ी उससे एकदम पूरी तरह कटती चली जा रही है। और नई पीढ़ी भी पश्चिमी कल्चर से पूरी तरह से प्रभावित है। तो नई पीढ़ी कुछ बिल्ड नहीं कर पा रही है और न ये इस समय कोई ऐसा माहौल है कि नई पीढ़ी की रुझान को बदल सके या उनको प्रेरित कर सके या एक किसी भारतीय सांस्कृतिक विचारधारा के लिए उनको आकर्षित कर सके, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप जब अध्यापन करते थे तो समाजवादी विचार का बहुत प्रभाव रहता था, जैसा भी आपने बताया, और उस तरीके से आप पढ़ाने की भी कोशिश करते थे। तो कोई ऐसा आपका ऐसे लोग तैयार हो पाए या ऐसे विद्यार्थी निकल पाए जो आपकी जो सोच है, विचार को, उसको आगे ले जाने का काम किए हों? ये काम बनारस विश्वविद्यालय में हुआ, क्योंकि वहाँ माहौल था, वहाँ पर समाजवादी विचारधारा के बहुत से लोग थे, प्रोफेसर भी थे। तो वहाँ पर हम लोग बहुत से अपने साथ के लोगों को कुछ एक आध साल पढ़ाने का मौका मिला। तो विद्यार्थियों को साहित्य बांट करके हम लोगों ने प्रेरित करने की कोशिश की कि वो समाजवाद की तरफ उन्मुख हों, आकर्षित हों और वो कोई विचारधारा को अपनाएं। पर काशी विद्यापीठ में आने पर विद्यार्थी स्तर पर ऐसा बहुत कम हो पाया। यहाँ पर भी कई लोग थे, समाजवाद का गढ़ था किसी ज़माने में। आचार्य नरेंद्र देव यहीं पर आके अध्यापन किए, बौद्ध दर्शन की किताब उन्होंने यहीं लिखी। यहाँ वो कुलपति थे किसी समय। पर यहाँ पर ज़्यादा विद्यार्थी नहीं निकल पाए, लेकिन काशी विद्यापीठ भी एक समाजवाद की धुरी रही, उस समय भी रही। तो थोड़े बहुत विद्यार्थी यहाँ भी हम लोगों ने उसके लिए प्रभावित किया और वो समाजवादी धारा आंदोलन के साथ रहे। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए आपकी, क्या आपको लगता है कि आज का भारतीय साहित्य जो भारतीय संकट है और समस्याओं से है, उनसे टकरा पाने की स्थिति रख पा रहा है? नहीं, तो ऐसी स्थिति नहीं है। आज का जो साहित्य है वो आज के मौजूदा राजनीति से मुकाबला नहीं कर पा रहा है। और एक चीज़ मैं थोड़ा आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने बहुत इस बारे में पड़ताल की। मेरा मानना है कि जो बुद्धिजीवी है वो सामाजिक परिवर्तन का वाहक नहीं हो सकता। तमाम लोगों ने कहा है कि कविता धूमिल से लेकर तमाम लोगों ने कि सामाजिक परिवर्तन का सशक्त हथियार है। पर मेरा मानना है कि कभी था, ये प्रेमचंद का ज़माना था, प्रेमचंद के बाद का ज़माना था, जिसे मुक्तिबोध ने कविताएं लिखी। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में निराला के बाद की सबसे सशक्त या सबसे जीवंत कविता रही। वो इसलिए रही कि उसमें समाज परिवर्तन की बात है और दिशा है, जो अन्य कविताओं में नहीं देखते, दिशा नहीं है। तो आज का जो साहित्य है वो उस पर बाजार का असर है, वो साहित्य बाजारू हो गया है, बिकाऊ हो गया है। तो वो कोई मुठभेड़ या वो चुनौती नहीं दे पा रहा है आज के राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक सिस्टम को, जो कि होना चाहिए और चिंता की बात है। अच्छा, आपने लगातार आंदोलन में हिस्सा लिया, लगातार लोगों के बीच गए, आपकी विचारधारा भी उससे प्रभावित थी। तो क्या आपने कभी जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवाद की खुलकर आलोचना की? और की तो किस रूप में की? 1967 में वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक जात कुलो सम्मेलन हुआ। वो उपाध्याय जी थे, बौद्ध दर्शन की संस्कृत यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे, जाने माने विद्वान थे, प्रोफेसर जगन्नाथ उपाध्याय। उनके अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ जिसमें करीब 250-300 लोगों ने जाति सूचक शब्द हटाए
और हम लोगों ने एक अभियान चलाया जात तोड़ो का, इसलिए कि जात सूचक शब्द हटा लेने से जात की भावना खत्म होगी और उनको हम लोग उससे संबंधित साहित्य, चाहे राम मनोहर लोहिया का लिखा हो, चाहे आचार्य नरेंद्र देव का लिखा हो, गांधी जी के भी कुछ साहित्य, उन लोगों को हम लोगों ने मुहैया कराया और हम लोगों ने इसकी एक पुरजोर कोशिश की जात तोड़ने की। वो आज भी चल रहा है, बल्कि आज बड़ा दुखद है कि जात पात उभर के आ गया। उसका कारण जो मैं समझ पाता हूँ वो ये है कि लैक ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा का लोग। आज विचारधारा नहीं तो आदमी जात पर चला जाता है। तो आज भी कहीं न कहीं जो हम लोग जैसे लोग हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम इसके लिए कुछ करें, लेकिन ये बहुत चिंता की बात है कि हिंदुस्तान में जात पात, या जिसको हम दूसरी भाषा में सांप्रदायिकता कहते हैं, बढ़ रही है। तो क्या ये स्थिति ऐसी ही रहेगी या इनमें कोई वैज्ञानिक चेतना का विकास या विस्फोट होगा, और कैसे हो सकता है ये, क्योंकि स्थिति तो बहुत चिंताजनक है। देखिए, जो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति है देश की, वो बहुत चिंताजनक है और वो ऐसे दिशा में ले जा रहा है समाज को। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, असंतोष बढ़ रहा है, शिक्षा में बहुत गिरावट आ रही है, सारे विश्वविद्यालयों में एक पार्टी कब्जा करना चाहती है। तो इन सारी चीज़ों को देखने से ये लग रहा है कि वह समय जल्दी आएगा जब इसके खिलाफ में बहुत बड़ा वर्ग खड़ा होगा, खासतौर से विद्यार्थी, युवजन, किसान, मजदूर। तब एक सामाजिक परिवर्तन की शायद स्थिति बने, तो बड़े स्तर पर सामाजिक परिवर्तन की ऐसी उम्मीद हम करते हैं। अच्छा, आज के जो लेखक हैं उनके जो लेखन में दलित है, पिछड़े हैं या अल्पसंख्यक हैं, इनके सवाल वो हमेशा उठा रहे हैं अपने लेखन में, तो इसका मूल्यांकन आप कैसे करेंगे? देखिए, दलितों को हमारे देश में शताब्दियों से दबाया गया, उनके साथ बड़ा अत्याचार हुआ और ये वर्णवादी व्यवस्था ने भी देश में वो बांटा और इसीलिए आचार्य नरेंद्र देव लोहिया ये वर्ण व्यवस्था के खिलाफ बराबर बात करते हैं। गांधी जी तो नहीं बात करते हैं, गांधी जी तो उसके समर्थक हैं। तो ये जब तक नहीं ख़त्म होगा, और हम लोगों ने अपने ज़माने में आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी थे, आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी ब्राह्मण होते हुए भी उन्होंने समरस समाज का काम किया, गैर ब्राह्मणों की भी नियुक्तियाँ की, पूरे देश में गैर ब्राह्मणों की उन्होंने नियुक्तियाँ की। और मुझे बहुत अफसोस है कि आज 21वीं शताब्दी में भी, मैं क्या नाम लूँ किस यूनिवर्सिटी का, विश्वविद्यालयों में भी जात पात दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। और उसमें जो आप ब्राह्मणवाद की बात कह रही हैं, वो पहले था और आज भी है। इसका मुख्य कारण है कि लोग विचारधारा से कट गए हैं, अलग थलग हो गए हैं, तो जात में चले जाते हैं। जात सबसे आसान माध्यम है एकजुट होने का, तो उस जात के आधार पर एकजुट होते हैं। विचारधारा है नहीं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा था, वो वर्ग सहयोग की बात, वो संघर्ष की बात नहीं करते थे, जैसा कि क्लास स्ट्रगल की बात मार्क्स से लेकर के आचार्य जी तक लोगों ने कहा। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा कि वर्ग सहयोग होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि मैं डॉक्टर रामविलास शर्मा से सहमत हूँ। बजाय वहाँ जाने तोड़ फोड़ से, हम अगर उनको समरस कर सकें, मिला सकें, जोड़ ये कैसे सकें, होगा, ये कैसे हम एक समरस समाज बना सकें, तो तभी शायद नए हिंदुस्तान की परिकल्पना पूरी हो पाए। आप यहाँ आए और बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे सुरेंद्र प्रताप जी से ये बातचीत। आगे भी हम इस तरीके की बातचीत आपको दिखाते रहेंगे। हमारा चैनल आपको कैसा लगता है, ये बात हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।